इंस्टीट्यूट में या एलएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी में अगर कोई स्टूडेंट उसका कुछ इनोवेशन लेके आ रहा है तो एज ए इंस्टीट्यूट उसको क्या सपोर्टिव सिस्टम अवेलेबल है कि जो उसको आइडिया को एक नर्चर करे, उसको एक प्लेटफॉर्म दे, उसको एक डायरेक्शन दे। हम उनको यही कहते हैं आप आइडिया लेके आओ, बाकी हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो आपने 87 में बीफार्म किया, 89 में मास्टर्स किया फ्रॉम एलएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड देन यू टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ प्रिंसिपल इन द सेम कॉलेज। सो हाउ इज दैट फीलिंग? इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट फीलिंग। आप ये चीज बताइए कि उस टाइम पे जब आप रिसर्च कर रहे थे, राइट, तो उस टाइम का थॉट प्रोसेस और आज जो रिसर्च हो रहा है उसका थॉट प्रोसेस में क्या डिफरेंस है? उस टाइम में 90s की बात कहूँ तो मोर फोकस ये था कि भाई अच्छा काम करो और पब्लिश करो। और अभी के पर्सपेक्टिव में देखें तो हम अभी ये चाहते हैं कि जो भी हम डिज़ाइन प्रोजेक्ट करते हैं तो उसकी पहले पेटेंटेबिलिटी देखते हैं भी ये पेटेंटेबल होगा या नहीं। तो ऐसा क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे स्टार्टअप्स को, आजकल के जो स्टार्टअप्स हैं उनको? आप अकेले आगे नहीं बढ़ पाएंगे, यू हैव टू मेक अ टीम। तो प्रॉपर आप टीम बनाइए और आगे बढ़िए, 100% आपको सक्सेस मिलना है। स्टार्टअप्स में कुछ एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ करना चाहते हैं तो उनके लिए आप क्या एक सिंगल एडवाइस देना चाहेंगे? यू शुड नॉट बी ऑलवेज अ जॉब सीकर, यू शुड बी अ जॉब क्रिएटर। क्या डिफरेंस आपको दिखता है कि जो 90s के जो स्टूडेंट्स थे और 90s में जो स्टूडेंट्स काम करते थे रिसर्च में और आज जो स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं? थोड़ा बहुत जनरेशन डिफरेंस तो आने वाला ही है, लेकिन हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंप्लीफाई आईपी विद संजय, जहां पे हम ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सब्जेक्ट को इन अ वेरी सिंप्लीफाइड वे, वेरी इंसाइटफुल एंड विद केस स्टडीज। सो अगर आप कोई स्टूडेंट है, स्टार्टअप है, बिजनेस ओनर है, फाउंडर है या फिर प्रोफेशनल है, तो यहाँ पे आप सीखेंगे हाउ टू प्रोटेक्ट योर आइडिया, हाउ टू बिल्ड अ ब्रांड एंड हाउ टू क्रिएट अ सस्टेनेबल वेल्थ बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो इसी के सिलसिले में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक ऐसी शख्सियत जो कि फार्मेसी एजुकेशन या रिसर्च में एक बहुत जाना माना नाम है। यस, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर महेश छाबरिया, यानी कि डॉक्टर छाबरिया की, जो अभी प्रिंसिपल है एलएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी में। एलएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी जो कि टॉप मोस्ट फार्मेसी कॉलेज में गिना जाता है और वन ऑफ द ओल्डेस्ट फार्मेसी कॉलेज इन इंडिया सिंस 1947। तो डॉक्टर छाबरिया जो है वो, उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है फार्मेसी एजुकेशन और रिसर्च में। तो जो आज हमारे गेस्ट है, मोस्ट वेलकम छाबरिया सर। थैंक यू संजय भाई। या सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बी हियर विथ यू एंड आपको बता दूं सर जो है वो मेरे टीचर और मेंटर और गुरु भी है एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव यू हियर इन आवर चैनल सिंप्लीफाई आईपी विथ संजय एंड दिस इज़ आवर फर्स्ट पॉडकास्ट। आई कैन से कि भाई एज अ माई पर्सनल आई एम होस्टिंग दिस फर्स्ट पॉडकास्ट विथ यू एंड इट इज़ वेरी ग्रेटफुल टू बी हियर विथ यू सर। Thank you very much, and I'm happy to see your progress in this particular field. Yeah, thank you very much, Phul. And it is all given by the LMCP and the mentors and gurus like you. Thank you. Right? So sir, अब सबसे पहले बात करते हैं कि भाई अगर मेरी बात करूँ तो फार्मेसी मेरे लिए एक चॉइस या इंटरेस्ट की वजह से मैं नहीं आया था, बट सो जब एडमिशन की बात थी तो आई वॉज प्लानिंग टू टेक एडमिशन इन टू द IT और कंप्यूटर, बट जस्ट एक दिन पहले कि एक फ्रेंड ने मेरे को बताया कि भाई फार्मेसी इज़ द बेस्ट फील्ड, फार्मेसी इज़ अ वेरी एवरग्रीन फील्ड, सो मैंने एडमिशन ले लिया फार्मेसी में। तो उसी तरह आपका क्या इंस्पिरेशन रहा फार्मेसी एजुकेशन में एंटर होने का? संजय जी, जैसे आपने फार्मेसी में एडमिशन लिया तो आप फार्मेसी में एडमिशन लेने के बाद अभी रिग्रेट तो नहीं करते होंगे? नहीं, बहुत खुश होंगे कि बहुत अच्छा मैंने मेरा चॉइस किया। साइंस में अच्छे होने के कारण मैंने एस्पायर किया था कि मेडिकल फील्ड में जाऊंगा, या तो मेडिकल रिलेटेड कोई भी फील्ड होगा तो वो मेरा चॉइस रहेगा। तो मेडिकल के लेवल तक के मार्क्स नहीं आए, तो इसलिए मैं फार्मेसी फील्ड में आया और फार्मेसी फील्ड में आगे बढ़ा। ये बहुत सारे लोगों का यही स्टोरी रहता है कि भी देयर फर्स्ट चॉइस इज मेडिकल, और मेडिकल में जो प्रॉपर मार्किंग नहीं आने की वजह से उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है तो फार्मेसी। तो पीपल आर टेकिंग द एजुकेशन और एडमिशन इनटू द फार्मेसी, राइट। सो अब जैसे बात करें कि भाई आपने फार्मेसी में एजुकेशन लिया, देन आई थिंक यू पास आउट फ्रॉम LMCP इन 89 और समथिंग। 87 में बीफार्म किया, हाँ। 89 में मैंने मास्टर्स। सो आपने 87 में बीफार्म किया, 89 में मास्टर्स किया फ्रॉम LM कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड देन यू टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ प्रिंसिपल इन द सेम कॉलेज। सो हाउ इज दैट फीलिंग? इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट फीलिंग जब आप एज अ स्टूडेंट किसी कॉलेज में हो और उसके बाद जब उसी इंस्टीट्यूट में आपको
एक लीडर की रोल अदा करने का आता है, तो काफ़ी चेंजेस आते हैं। क्योंकि जो चीज़ आपने देखी है कि एज अ स्टूडेंट जो आप चेंज करना चाहते थे, अभी आपको मौका मिला है, यस, तो कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, तो वो देख के मैंने काफ़ी कुछ करने की कोशिश की है। तो अभी जिनको फ़ायदा मिला है वो शायद बता पाएंगे आपको, भाई रियल में उनको क्या इसका बेनिफिट मिला है। यस, नहीं सही बात है। तो अगर आपका पूरा जर्नी रहा रिसर्च का, राइट, तो जस्ट क्विकली हमको बताइए कि आपने करियर कैसे स्टार्ट किया और हाउ यू डाइवर्टेड टू द एकेडमिक, एंड आपको एकेडमिक से इतना क्यों लगाव रहा या फिर एकेडमिक रिसर्च से क्यों लगाव रहा, तो आपकी वो जर्नी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर मास्टर्स अब तक की कैसे रही? जैसे मैंने कहा कि 12वीं में साइंस के बाद मैं जैसे फार्मेसी में एडमिशन मिला, और ऑब्वियसली जिस तरह से अभी जो स्टूडेंट गुजराती मीडियम से आते, मैं भी गुजराती मीडियम से था, यस, तो शुरू में तो काफ़ी स्ट्रगलिंग रहता है डेफिनेटली, टू अंडरस्टैंड ऑल दी इवन वर्ड्स ऑफ द स्पेसिफिक फार्मेसी रिलेटेड। यस, तो उस सब को फर्स्ट ईयर में ही हमने ओवरकम करने की कोशिश की, सो दैट आगे का हमारा जर्नी बी फार्म का अच्छा रहे और अच्छी तरह से हम पढ़ सकें। टॉप मैं कहूँगा कि 10% स्टूडेंट में रहते थे कि मार्क्स में, अगर उस टाइम किसी किसी सब्जेक्ट में पास होना फार्मेसी में, यानी वो एक चैलेंजिंग रहता था, लेकिन हम अच्छा कर पाते थे। बी फार्म होने के बाद मुझे केमिस्ट्री में काफ़ी इंटरेस्ट रहा कि भाई केमिस्ट्री अच्छा सब्जेक्ट, आगे बढ़ सकते हैं। तो मास्टर्स में जैसे ही केमिस्ट्री में मिला, केमिस्ट्री के मास्टर्स के दौरान हमें हम ट्रेन हुए, आप जानते हैं हमारे वो रिस्पेक्टेबल गुरु सर को, डॉक्टर CJ शिशु सर। यस, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमें ट्रेन किया, काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट्स में हमने काम किया, डिसर्टेशन प्रोजेक्ट्स में। तो वो सक्सेस एक जो मिलती है, तो वो एक और आपके अंदर में एक इंस्पायर करती है, आप मोटिवेट करती है कि आप अच्छा कर सकते हो। यस, लेकिन M.Pharm होने के बाद मुझे इच्छा ये थी कि मैं एंटरप्रेन्योर बनूं। तो उसके लिए मैंने अपनी खुद की कंपनी भी रजिस्टर कराई थी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। लेकिन ऐसा था कि अपना करने से पहले कुछ एक्सपीरियंस लिया जाए। बराबर, तो जैसे M.Pharm कंप्लीट हुआ, तुरंत ही मेरा प्लेसमेंट हुआ टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड में। और उस टाइम टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड छतराल की जो उनकी फैक्ट्री है, वो जस्ट स्टार्ट हो रही थी, नया। तो मैं इतना फॉर्चुनेट था कि मुझे फाउंडेशन से लेके वो फर्स्ट बैच निकालने तक का पूरा एक्सपीरियंस मुझे मिला। यस, तो वो एक्सपीरियंस अभी भी मैं, अगर मुझे कहेंगे भी आप फॉर्मुलेशन कीजिए, तो मैं कर सकता हूँ। बराबर, लेकिन वो प्रोजेक्ट्स सिर्फ उन्होंने शुरुआत टैबलेट डिपार्टमेंट से की, फिर पैकेजिंग था, उसके बाद सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। आपको मैं ये कहूँगा, मुझे बहुत, मैं अपने आप को नसीबमंद मानता हूँ कि मुझे हर एक डिपार्टमेंट का मुझे लीडिंग रोल दिया गया। यस, कि आप भी इसको भी सेट कीजिए, इसको भी सेट कीजिए। तो वो एक्सपोजर बहुत अच्छा मिला मुझे। लेकिन उसके बाद ये था कि रिसर्च दिमाग में था कि रिसर्च तो करना ही चाहिए, कुछ भी करना है तो। यस, और इंडिपेंडेंट रिसर्च करना है तो आप किसी कंपनी के साथ रह के आप अपना इंडिपेंडेंट रिसर्च नहीं एक्सप्लोर कर पाओगे। तो चाहा कि चलो आप PhD किया जाए और साथ में कॉलेज ज्वाइन किया जाए। उस टाइम हमने शिशु सर से अप्रोच किया था। मेरे अंकल के काफ़ी अच्छे मित्र थे, तो उन्होंने भी उनको कहा कि भी महेश को कहिए कि वो PhD आगे करे तो अच्छा रहेगा आगे फ्यूचर में। यस, फिर कॉलेज में एज ए PhD स्कॉलर ज्वाइन हुआ, साथ में लेक्चरर की भी पोस्ट थी। आपको ये कहूँ कि जब मैं M.Pharm में भी था, तब भी मैं इवन B.Pharm या डिप्लोमा में जाके मेरे को पढ़ाने की बहुत इच्छा रहती थी कि मैं जाके पढ़ाऊँ। यस, बच्चों को किस तरह से उसको कोई भी टॉपिक है उसको कैसे इजीली इजी पढ़ाया जाए, स्पेसिफिकली केमिस्ट्री। तो एकेडमिक में भी इंटरेस्ट था ही, लेकिन मैं ये चाहता था कि कुछ भी टॉपिक पढ़ाया जाए तो कुछ उसको इंटरेस्टिंग बना के कुछ डिफरेंट तरीके से पढ़ाया जाए। बराबर, और आपको जान के खुशी भी होगी कि मैंने वो डिफरेंट मेथोडोलॉजी पे भी पेपर पब्लिश किए हैं इंटरनेशनल पेपर में। यस, तो वो भी हमने एक्सप्लोर किए ड्यूरिंग माय PhD वर्क। और ये तो दोनों रिसर्च एंड एकेडमिक्स में मेरे को ये मिला चांस। सरप्राइजिंग। और एक कोइंसिडेंटली बात बताऊँ सर, जैसे आपका पहला प्लेसमेंट टोरेंट था, तो मेरा भी पहला प्लेसमेंट इज अ टोरेंट, बट द ओनली डिफरेंस के भी आई गॉट प्लेस्ड इनटू द पेटेंट डिपार्टमेंट, दैट इज बैक इन 2005, और वहाँ से मेरा अगेन एक शिफ्ट हुआ फ्रॉम फार्मेसी टू पेटेंट।
राइट। बढ़िया। सो अभी सर आपने अब तक बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम किया है, राइट? तो उसमें से ऐसा कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है जो आपके बहुत करीब हो और जिसके थ्रू आपको एक पर्सनल अटैचमेंट हो, ऐसा कोई रिसर्च प्रोजेक्ट जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे? जब मैं पीएचडी मैंने ज्वाइन किया, तब उस टाइम कंप्यूटर ड्रग डिज़ाइनिंग नया नया टर्म काफ़ी वैसे 65 से लोग यूज़ कर रहे थे, लेकिन इंडिया में वो टर्म और उसका रियल में इम्प्लीमेंटेशन उस टाइम शुरुआत हो रही थी। और वो टर्म हमें बीफार्म में पढ़ाया गया, लेकिन हमें इतना उसमें कहा जाए कि इंटरेस्ट नहीं हो रहा था। लेकिन वो जान रहे थे कि ये टूल बहुत इम्पोर्टेंट है जिसको आगे कुछ ले जा सकते हो। तो उस टाइम हमने परमिशन लेके 2 वर्कशॉप अटेंड किए। ओके। एक आईसीटी मुंबई में था और एक मणिपाल में, जो ड्रग डिज़ाइन पे था। तो वो अटेंड करने के बाद हमें उसमें इंटरेस्ट जागा कि भाई ये आप हम भी केमिस्ट्री में काफ़ी कुछ कर रहे हैं, तो क्यों ना ये टेक्निक, ये टूल्स भी यूज़ किया जाए, सो दैट यू कैन मेडिसिनली इंपॉर्टेंट कंपाउंड आप बना सकते हो। यस। लेकिन उस टाइम कंप्यूटर ड्रग डिज़ाइन टूल्स के इवन सॉफ्टवेयर परचेज करना एक ड्रीम बात है। यस। बहुत महंगे थे। यस। लेकिन उसका बेसिक्स जो हम सीख के आए वहाँ से, बेसिक्स जो था वो बेसिक्स लेके हमने, जैसे हम कहते हैं कि भाई नेसेसिटी इज़ अ मदर ऑफ इन्वेंशन, डेफिनेटली। तो वो बेसिक प्रिंसिपल्स को हम किस तरह से इसको यूज़ करके हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आप नहीं मानोगे हमने क्या किया उस टाइम कि आप स्टीरियो मॉडल्स आते हैं। हाँ। तो स्टीरियो मॉडल से हमने पहले ड्रग के मॉडल्स बनाए, हाँ। और फिर मॉडल्स बनाए हमारे डिज़ाइन कंपाउंड्स के, और वो ड्रग के ऊपर हम सुपर इम्पोज करके देखते थे 3D सिमिलरिटी कितनी है। यस। और उस बेस पे हम प्रिडिक्ट करते थे कि भाई ये इसका एक्टिविटी ये हो सकता है। बराबर। उस बेस पे भी हमने बहुत अच्छे थीसिस निकाले, अच्छे एक्टिविटी वाले कंपाउंड्स बनाए। तो वो सब प्रोजेक्ट एक स्पेशलाइज प्रोजेक्ट रहते थे। उसके बाद हम इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स भी लेते थे। अच्छी इंडस्ट्रीज के साथ हमारे प्रोजेक्ट हुए। 1-2 प्रोजेक्ट ऐसे थे वो काफ़ी चैलेंजिंग थे, और उसके लिए हम देर तक रुक के भी वो प्रोजेक्ट कैसे क्लियर कंप्लीट किया जाए टाइम लेन में। यस। और कुछ नए मेथड्स हमने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट किए थे, तो वो बहुत हमें खुशी मिलती है कि नहीं, हमने ये प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट किए थे। ओके, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अभी आप ये चीज़ बताइए कि उस टाइम पे जब आप रिसर्च कर रहे थे, राइट, तो उस टाइम का थॉट प्रोसेस और आज जो रिसर्च हो रहा है उसका थॉट प्रोसेस में क्या डिफरेंस है? पर्टिकुलरली अगर आप उसको रिसर्च प्रोसेस, मेथोडोलॉजी या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के पर्सपेक्टिव से देखें, तो आप क्या डिफरेंस देखते हैं उस टाइम पे जब रिसर्च कर रहे थे आप, या फिर आज जो रिसर्च हो रहा है? उस टाइम में 90s की बात कहूँ तो मोर फोकस ये था कि भाई अच्छा काम करो और पब्लिश करो। पेटेंट की तरफ इतना लोगों का इंक्लिनेशन था नहीं। फिर भी उस टाइम मुझे याद है कि हमारे जो सीनियर थे उन्होंने एक पेटेंट किया था, एक कंपाउंड था वो जो लिपिड लोअरिंग काफ़ी अच्छा एक्टिविटी दिया था, और उसका पेटेंट, फर्स्ट पेटेंट शायद वो था हमारे LM कॉलेज ऑफ फार्मेसी में। ओके। और अभी के पर्सपेक्टिव में देखें तो हम अभी ये चाहते हैं कि जो भी हम डिज़ाइन प्रोजेक्ट करते हैं तो उसकी पहले पेटेंटेबिलिटी देखते हैं, भी ये पेटेंटेबल होगा या नहीं। बराबर। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि कुछ भी आप नया कर रहे हो, और आजकल का एरा ऐसा है कि जो आप नया कर रहे हो, आप कुछ नया बना रहे हो, तो उसको अगर इंटेलेक्चुअली आप प्रोटेक्ट नहीं करते हो तो उसको आगे हम नहीं ले जा पाओगे, उसको कमर्शलाइज नहीं कर पाओगे, या उसका बेनिफिट आप नहीं ले पाओगे। बराबर। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो यही देखें, पहले एक सिनारियो या थॉट प्रोसेस ऐसा था कि आप जो भी रिसर्च कर रहे हो उसको पब्लिश करना है एज अ पेपर, जी, राइट। बट नाउ जब आज का सिनारियो भी देखें तो अभी पहला प्रायोरिटी है उसको पेटेंट करना और उसके बाद पब्लिकेशन करना, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि अगर आपने जो आपका रिसर्च है या इन्वेंशन है या इनोवेशन है उसको पब्लिश कर दिया तो बाद में आप उसको पेटेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में है। बिल्कुल। बट अगर आपने पहले पेटेंट फाइल कर दिया तो डेफिनेटली आप उसके बाद उसका रिसर्च पेपर तो पब्लिश कर ही सकते हो, राइट। सो दैट इज़ द डिफरेंस आई कैन सी। जी। सो आपके करियर में सबसे पहले एक्सपोजर आपको या फिर आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इम्पोर्टेंस कब रियलाइज हुआ, या फिर आपने कब उसको इस तरह से देखने का शुरू किया? जैसे मैं एमफार्म, मैंने PhD ख़त्म किया, फिर मैं एमफार्म गाइडशिप मुझे मिला, और उस टाइम
उसके बाद भी मैं पब्लिकेशन पे ज़्यादा मेरा कंसर्न रहता है कि भाई अच्छी जर्नल में पब्लिश की जाए, हाई इम्पैक्ट में की जाए। लेकिन उसके बाद एक प्रोजेक्ट हमने ऐसा किया कि काफ़ी अच्छा था, और उस टाइम पेटेंट का मैंने एक दो कॉन्फ्रेंस या सेमिनार्स भी अटेंड किए थे, तो मैंने बोला वाई नॉट टू डू दिस, जो हमें क्रेडिट भी देगा और इवन कॉलेज के लिए भी बेनिफिट हो सकता है। यस। तो जो एक पीएचडी स्टूडेंट को पीएचडी स्टूडेंट हमारे दूसरे टीचर्स की थी, उसको मैं गाइड कर रहा था। तो हमने कहा कि नहीं, ये प्रोजेक्ट जो आप कर रहे हो प्रॉपर हमने डिज़ाइन किया है, उसे हम पेटेंट के लिए अप्लाई करेंगे। तो आप नहीं मानोगे, वो पेटेंट का पूरा ड्राफ्ट और एप्लीकेशन मैंने खुद ने किया। ओह, वेरी गुड। और मुझे वो रिसिप्ट भी मिली हुई थी। उसके बाद क्वेरीज भी आई थी, उसका भी हमने रिस्पॉन्स किया था। तो वो हमने खुद नहीं किया था उस टाइम। यस। तो वो भी हमें एक्सपोजर अच्छा मिला, लेकिन अभी तो काफ़ी सपोर्ट मिलता है। तो और अच्छी तरह से हम वो क्वेरीज भी अच्छी तरह से वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो अभी काफ़ी सिनेरियो पहले से तो दैट वाज द फर्स्ट यस इनिशिएटेड। यस, ना दैट इज़ वेरी गुड। सो अभी समझ लो कि आज इंस्टीट्यूट में या एलएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी में अगर कोई स्टूडेंट उसका कुछ इनोवेशन लेके आ रहा है, ज़रूरी नहीं कि वो फार्मेसी के रिलेटेड ही हो या हेल्थ केयर रिलेटेड ही हो, वो कुछ नया इनोवेशन करना चाहता है, तो एज ए इंस्टीट्यूट उसको क्या सपोर्टिव सिस्टम अवेलेबल है कि जो उसको आइडिया को एक नर्चर करे, उसको एक प्लेटफॉर्म दे, उसको एक डायरेक्शन दे टू कन्वर्ट इट इनटू एंटरप्रेन्योरशिप काइंड ऑफ सिचुएशन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है संजय भाई। एक्चुअली मैं इससे थोड़ा एक स्टेप पीछे भी जाऊंगा। हाँ। इवन अगर कोई स्टूडेंट इनोवेशन लेके आता है तो उसको तो हम सपोर्ट करते ही हैं। Yes. लेकिन स्टूडेंट को इनोवेटिवली कैसे सोचना, क्रिएटिव कैसे बनना, वो कल्चर भी इनकलकट करने के लिए हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट में इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन काउंसिल है, ओके, विच इज़ MHRD सपोर्टेड और MHRD अप्रूव्ड है। यस। तो उसमें जो हमारे कोऑर्डिनेटर है, जो प्रेसिडेंट है, वो रेगुलर बेस पे स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। हम सेमिनार्स रखते हैं, वर्कशॉप रखते हैं, सो दैट स्टूडेंट को पता चले भी हमें डिफरेंट कैसे सोचना है। यस। तो वो सोचने के बाद अगर वो कुछ इनोवेटिव आइडिया लेके आता है, हम उनको यही कहते हैं आप आइडिया लेके आओ, बाकी हम आपको सपोर्ट करेंगे। यस, डेफिनेटली। तो वो आइडिया लेके आते हैं, उसको हम मेंटरिंग करते हैं। ओके। हमारे मेंटर्स, बहुत बड़ा मेंटर पूल भी है हमारे पास, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी मेंबर्स है, Yes. बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, और सब अच्छे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है हमारे पास। तो हम जैसे मेंटर करते हैं तो वो सोचता है कि अभी मुझे ये इनोवेटिव आइडिया को प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है, तो प्रोटोटाइप का सोचता है। यस। अब प्रोटोटाइप के लिए उसको ऑब्वियसली फंड चाहिए। यस। तो फंड्स के लिए हम उसको अप्लाई करवाते हैं स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी के अंडर में, जो हमारा इंस्टीट्यूट नोडल सेंटर है। यस। तो उसमें उसको 2.5 लाख तक की सपोर्ट मिलती है, पेटेंट का भी उसको सपोर्ट मिलता है। यस। तो वहाँ वो काम करता है, वो प्रोटोटाइप बनाता है, और सक्सेसफुली अगर उसका प्रोटोटाइप सक्सेसफुल हुआ, आपने उसने टेस्ट भी कर लिया, वो वेरिफिकेशन वैलिडेशन होने के बाद अगर उसका एंटरप्राइज भी बनाना चाहता है, वो स्टार्टअप में जाना चाहता है, तो हमारे पास इंक्यूबेशन सेंटर है, अटल इंक्यूबेशन सेंटर है, which is the first of its kind in India, supported by the Atal Innovation Mission, नीति आयोग न्यू दिल्ली। तो उसको वहाँ शिफ्ट करते हैं, उसका स्टार्टअप रजिस्टर करवाते हैं, और आगे का पूरा सपोर्ट वहाँ उसको मिलता है। तो जैसे आपने बोला कि भाई आपके पास एक यूनिक अटल इंक्यूबेशन सेंटर है, राइट? तो उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा बताइए कि भाई व्हाट इज़ अटल इंक्यूबेशन सेंटर, जो AIC LMCP के नाम से रजिस्टर्ड है, वहाँ पे क्या क्या सपोर्ट मिलते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, और स्टूडेंट्स या कोई स्टार्टअप्स है वो उनका कैसे बेनिफिट ले सकता है? जैसे मैंने कहा कि AIC इज़ वन ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया, एंड इट इज़ अ सेक्टर स्पेसिफिक, ओके, फार्मा एंड हेल्थ केयर सेक्टर स्पेसिफिक है, एंड सपोर्टेड बाय अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग। हम उनको ऑफिस स्पेस एंड इवन लैब स्पेस भी प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पे भी कोई भी अगर इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आता है या अपना स्टार्टअप लेके भी आता है। अब मैं कहूँगा कि इसमें अलग अलग लेवल के स्टार्टअप भी आते हैं, जो इनिशियल स्टेज के आइडिया स्टेज वाले भी आते हैं, yes. जो इंटरमीडिएट स्टेज के आते हैं, जिन्होंने प्रोटोटाइप बनाया, आगे का उनको सपोर्ट चाहिए, yes. और कई आते हैं कि वो मैच्योर्ड होते हैं, उनको सब कुछ उन्होंने किया है, आगे का उनको सपोर्ट चाहिए। yes. तो हर एक को हम पूरा सपोर्ट, मेंटरिंग और इकोसिस्टम प्रोवाइड करने का काम अटल इंक्यूबेशन सेंटर करता है। ओके। जो
इनोवेशन लेके आते हैं या आइडियाज़ लेके आते हैं, उनके लिए लैब स्पेस जिसमें हाई एंड इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सभी हाई एंड इंस्ट्रूमेंट, जो फार्मा इज़ अ टेक्नो इंटेंसिव फील्ड, तो पूरा इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ सपोर्ट करने का भी काम वहाँ ही होता है। और जैसे मैंने कहा, बाकी जो उनको सिटिंग स्पेस चाहिए, ऑफिस स्पेस चाहिए, वो भी पूरा वहीं प्रोवाइड किया जाता है। और बीइंग ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट, हमारे पास बहुत अच्छा एलुमिनाई पूल भी है। जो एलुमिनाई हम इनवाइट करते हैं, जो इनको मेंटर भी करते हैं। तो ये मेंटरिंग भी हम पूरा प्रोवाइड करते हैं, अप टू इवन सेटिंग अप दी इंडस्ट्री। आपको मैं बताते हुए मुझे गर्व भी होता है कि हमने अभी तक करीब 7 ऐसे स्टार्टप्स हैं जो ग्रेजुएट होकर अपना उन्होंने स्टार्ट भी कर दिया है इंडस्ट्री। दैट्स गुड, राइट। सो अल्टीमेटली अगर मैं उसको समराइज करूँ तो AIC जो है, दैट इज़ अ वन स्टॉप सॉल्यूशन। अगर किसी को कुछ एंटरप्रेन्योरशिप कुछ करना है, कुछ स्टार्टअप में कुछ एक्सप्लोर करना है, तो उसके पास भले ही सिर्फ आइडिया है या फिर वो उसने प्रोटोटाइप तक पहुंचा है या फिर उस एक लेवल पर पहुंचा है और उसको आगे अभी डायरेक्शन चाहिए, सपोर्ट चाहिए या गाइडेंस चाहिए, तो ऐसे कोई भी प्लेयर है विच इज़ अराउंड स्पेसिफिकली फार्मा और हेल्थ केयर, राइट, तो उसके लिए AIC LMCP इज़ वन ऑफ द सॉल्यूशन एंड एवरीबडी कैन टेक अ बेनिफिट आउट ऑफ इट, राइट। सो सर, अभी जस्ट मुझे एक ये चीज़ बताइए कि भी थ्रू दैट इनोवेशन जर्नी आप ऐसा कोई एग्जांपल होगा कि जहाँ पे कोई स्टूडेंट ने कुछ नया आइडिया या इन्वेंशन किया या इनोवेशन किया या कुछ रिसर्च बेस पे कुछ ऐसा सक्सेस स्टोरी है जहाँ पे उसके थ्रू उसको कुछ आइदर फेम मिला या उसमें से बिजनेस कन्वर्ट किया, कमर्शियल सक्सेस मिला, या फिर इवन नॉट कमर्शियल सक्सेस बट उसके बेस पे उन्होंने कुछ सक्सेस स्टोरी कुछ अचीव किया? ऐसे काफ़ी स्टोरीज है, मैं कहूँगा। हमारे यहाँ फैकल्टी के भी खुद के स्टार्टअप रजिस्टर्ड है। यस, दैट्स गुड। फैकल्टी भी कर रही है काफ़ी अच्छा काम। एक टिपिकल एग्जांपल आपको दूँ तो हम कदम करके एक स्टार्टअप है, और वो जो काव्या मिस्त्री है और उसमें जो मेंटर हैं दिव्या तेली एंड राधिका पंड्या, वो उनके मेंटर्स हैं। और इन्होंने तीनों ने बन के वुमेन लेड एक स्टार्टअप उन्होंने रजिस्टर करवाया कदम के नाम से। और वो एक स्ट्रिप उन्होंने ऐसा बनाया कि जो ड्रग स्पाइकिंग होती है, तो उसको ड्रग स्पाइकिंग कैसे इमीडिएटली उसको पता चल जाए कि भाई ये स्पाइक ड्रिंक है या नहीं, और दैट टू उसको मोबाइल, और नॉट ओनली मोबाइल, उसके पेरेंट्स या उसके जो गार्डियन है उनको भी वो मिल जाएगी, नोटिफिकेशन चला जाएगा, योर वार्ड इज इन ट्रबल। यस, तो वो उन्होंने डेवलप किया है। प्रोटोटाइप भी बन चुका है, उन्होंने वैलिडेट भी कर चुके हैं। अभी वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सो दैट इज़ अ वेरी गुड सक्सेस स्टोरी जो आपको मैं कह सकता हूँ। जैसे मैंने कहा कि इवन हमारे फैकल्टीज लेट भी स्टार्टअप हैं, तो इवन दिव्या इज़ ऑल्सो वर्किंग ऑन इंस्पायरोकेम, जो हम API के लिए हम डिपेंडेंट रहते हैं फॉरेन कंट्रीज़ पे। तो उन्होंने उसका कैसे मेक इन इंडिया किया जाए विद इकोनॉमिक प्रोडक्शन, तो वो भी उस पर काम कर रही है। 3 से 4 प्रोडक्ट में उन्होंने काफ़ी अच्छा सक्सेस मिला है, और पेटेंट भी करवाए उन्होंने, तो आगे उसका भी अच्छा जाएगा। सो इट्स गुड टू नो कि भाई खाली रिसर्च नहीं हो रहा है या फिर ऑन पेपर रिसर्च नहीं हो रहा है, उसमें से कुछ कमर्शियलाइजेशन, कमर्शियल के अलावा भी, जैसे आपने बोला फर्स्ट स्टार्टअप के बारे में बोला कदम, सो इट इज़ सोसाइटी बेनिफिट भी है उसमें इन्वॉल्व, राइट, अलॉन्ग विद द कमर्शियलाइजेशन एंड द स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी। सो दैट्स गुड। तो सर, अभी आपके पर्सपेक्टिव से बताइए कि भाई जो भी स्टूडेंट्स है, आइदर फार्मा के है या इंजीनियरिंग के लिए है, उसके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में जानना और उसको उनके रिसर्च वर्क में इनकॉर्पोरेट करना कितना ज़रूरी है और क्यों? मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो स्टूडेंट या जो ग्रेजुएट है, ये रिसर्च बेस पे आगे बढ़ना चाहता है, और उसको पता है कि मुझे आगे रिसर्च लेके ही आगे कुछ करना है मुझे लाइफ में, तो अगर वो रिसर्च को वो इंटेलेक्चुअली प्रोटेक्ट नहीं करता है, तो उसको वो अगर वो पब्लिक में गया तो वो इनोवेटिव रहने वाला नहीं है। और उसके लिए वो काम
उसको अगर काम करना है उस लाइन में तो उसको दूसरा कुछ सोचना होगा, यस, दूसरा कुछ इनोवेशन करना होगा। तो जो ऑलरेडी आपने सोचा है और आपने कुछ सक्सेस उसमें मिल रहा है तो व्हाई नॉट टू प्रोटेक्ट इट। Yes. और गवर्नमेंट ने अभी बहुत सपोर्ट किया है, काफ़ी फीस भी कम है, यस, और इवन फीस ज़्यादा भी हो तो इसको प्रोटेक्ट करोगे तो वो आप उसका आपको रिवर्ट मिलना ही है डेफिनेटली, अगर आप कुछ कर रहे हो तो। यस, और मैं ये कहता हूँ कि इवन छोटा इनोवेशन भी क्यों ना हो, कि छोटा इन्वेंशन क्यों ना हो, उसको अगर प्रोटेक्ट कर रहे हो, और भविष्य में अगर किसी कंपनी को या किसी को आपके इन्वेंशन की या इसकी ज़रूरत हुई हाँ, तो आपको उसका पैसा ही देने वाला है, यस, तो डेफिनेटली, आप कमर्शियलाइज कर सकने वाले हो। और नहीं भी है तो आप अपना सीवी तो दिखाओगे मैंने इतने पेटेंट किया है, यस, तो करना ही चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लेना। और जो भी रिसर्चर, जो भी इनोवेटर इस लाइन में है, जो आप काम कर रहे हो, आप प्रोविजनल पेटेंट करवा के ही बाद में काम करिए, मैं ये कहूँगा। यस, डेफिनेटली। जैसे सर ने बोला कि प्रोविजनल पेटेंट एक ऐसा टूल है जहाँ पे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन रेडी होने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो भी इनिशियल आइडिया या कंसेप्ट है उसी टाइम पे आप उसको प्रोविजनल पेटेंट फाइल करके प्रोटेक्ट कर सकते हो टू सिक्योर योर प्रायोरिटी डेट। क्योंकि एज मेंशन दैट पेटेंट्स पर्टिकुलरली whoever फाइल फर्स्ट विल गेट ए राइट। आपने मीन्स आइदर थ्रू LMCP या फिर AIC LMCP आपने बहुत सारे MOU हमने साइन किए हैं, राइट, विद इंडस्ट्री और सम अदर इंस्टीट्यूट्स। तो आप इंडस्ट्री और एकेडमिक का जो रिलेशन है या कोरिलेशन है या कोऑर्डिनेशन है उसको आप किस तरह से देखते हैं? मीन्स वो अभी कौन से लेवल पे है और अगर उसको इम्प्रूव करना है तो क्या कर सकते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट है संजय भाई। इंडस्ट्री एकेडेमिया जो इंटरेक्शन और कोरिलेशन होना चाहिए, शायद मैं ये कहूँगा कि हम इतने बहुत अच्छी तरह से अभी तक नहीं कर पाए हैं, जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था और बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए था। यस, हमने और हमारी टीम ने ये फोकस किया है कि भी ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री से हम जुड़े, उनके साथ MOU करें। जो अच्छी इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ भी हमारा MOU है। इवन आयुर्वेदिक कॉलेजेस के साथ हमारा MOU है। यस, सो दैट, और ये बात कहूँ कि मैं, और मुझे कहते हुए भी खुशी होती है कि हम हर एक MOU में हमने एक स्पोक रखा हुआ है जो फैकल्टी रहता है, सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, और उनको जिम्मेदारी दी गई है कि भाई आपको एटलीस्ट साल में 2 से 3 एक्टिविटी आपके जो आप जिसके स्पोक हो उनके साथ करनी है। तो हमारे करीब करीब सभी MOU एक्टिव है। ओके, कुछ ना कुछ हमारी एक्टिविटी उनके साथ होती है। हमारे प्रोजेक्ट्स भी हो रहे हैं, काफ़ी इंडस्ट्री के साथ हम बड़े प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं। ओके, और इस इंटरेक्शन के कारण हमें कॉलेज को भी बेनिफिट ये हुआ कि इंडस्ट्री को पता चला कि कॉलेज क्या कर रहा है आगे, यस, वे आगे, और उसको सपोर्ट कैसे क्या किया जाए तो वो काफ़ी आगे अच्छा कर सकता है। यस, 2-3 इंडस्ट्री ने बहुत आगे आके हमें बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। जो CSR के अंडर हमारे, जैसे मैं कहूँ नाम लूँ तो इंटास फार्मास्यूटिकल्स है, पंकज भाई जो हमारे एल्यूमिनस हैं, उनके फादर भी एल्यूमिनस रहे हैं। उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है, बहुत अच्छा हमें अंडर CSR सपोर्ट किया है। यस, तो उससे क्या हुआ है कि जो कटिंग एज, जो बहुत मॉडर्न अभी जो हमें रिसर्च करना चाहिए, वो फैसिलिटी भी हमने कॉलेज में खड़ी की है। तो ये एक MOU होने से और एक सपोर्ट सिस्टम होने से काफ़ी बेनिफिट होता है इंस्टीट्यूट को। नॉट ओनली दैट, जो स्टूडेंट्स हैं वो एक इंडस्ट्री रेडी बन के बाहर जाते हैं। Yes. जो इंडस्ट्री को भी बहुत अच्छा रहता है कि भाई हमें अगर यहाँ से बच्चे मिलेंगे तो इतने लेवल के तो रेडी होंगे कि जो हमें आगे उनको ट्रेन करना नहीं पड़ेगा। यस, तो स्टूडेंट को भी बहुत बेनिफिट होता है, फैकल्टी मोटिवेटेड रहती है कि हमारे पास सब फैसिलिटी है, तो हम रिसर्च कर सकते हैं, और ओवरऑल इंस्टीट्यूट का डेवलपमेंट भी काफ़ी अच्छा होता है। तो मैं ये कहूँगा कि इंडस्ट्री के साथ एकेडेमिया का कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, होना ही चाहिए, और इससे इंडस्ट्री को भी ये म्यूचुअल बेनिफिट है। यस, इंडस्ट्री को भी रेडी बच्चे मिलते हैं, यस, और कुछ काम जो वहाँ आउटसोर्स करते हैं तो व्हाई नॉट टू गिव द
टू द इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट्स, यस। और काम करवा सकते हैं। Yes. तो बहुत अच्छा नहीं, जरूर डेफिनेटली इट्स अ विन विन सिचुएशन एंड आई एम वेरी ग्लेड कि भाई आप जो भी एमओयू साइन कर रहे हो उसके थ्रू आपका ऑब्जेक्टिव है कि उसके थ्रू कुछ फ्रूटफुल आउटकम निकले, राइट? उसमें से स्टूडेंट को बेनिफिट हो, फैकल्टी को बेनिफिट हो, इंस्टीट्यूट को बेनिफिट हो एंड अल्टीमेटली इंडस्ट्री को भी बेनिफिट हो, राइट? क्योंकि अगर वो विन विन सिचुएशन रहेगा तो ही वो लॉन्ग टर्म कंटिन्यू करेगा, जी। राइट? सो देयर इज़ वेरी ग्लेड टू नो। नाउ अब बात करते हैं LMCP या LM कॉलेज ऑफ फार्मेसी, उसका जो थॉट प्रोसेस है विथ रिस्पेक्ट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो अब तक क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है या फाइलिंग किया हुआ है फ्रॉम जो भी रिसर्च हुआ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो भी रिसर्च हुआ LM कॉलेज ऑफ फार्मेसी में? हाँ, मैं अगर लास्ट 10 सालों की बात करूं तो हमने करीब करीब 67 IPR के लिए फाइल किया है, जिसमें से 33 ग्रांटेड पेटेंट्स हैं। ओके, गुड। और काफ़ी कुछ पाइपलाइन में भी है जो आगे बढ़ेंगे। तो और अभी हमारा फोकस ये रहेगा कि हम जो मॉडर्न एकदम टेक्नोलॉजीज़ पे या मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ करके जो अगर पेटेंट किया जाए, हाँ। जिसको हम बहुत इजीली कमर्शलाइज कर सकें। यस। पेटेंट से पेटेंट के नाम बन के ना रहे, हाँ। लेकिन पेटेंट ऐसा होना चाहिए जिसके लिए डिमांड हो और Yes. कमर्शलाइज हो। वो हमारा फ्यूचर Okay. फोकस रहेगा। सो टोटल ओवरऑल नंबर अगर बात करें, अब तक LMCP के पास कितने पेटेंट्स या IP है? ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो अभी तक अराउंड 90, एग्जैक्ट नंबर Okay. में नहीं कह Yeah, पाऊंगा, roughly, लेकिन yes. 90 हमारे पास पेटेंट्स। ओके, सो अभी वो जो पेटेंट ग्रांटेड है या एप्लीकेशन या पाइपलाइन में है, अभी आज तक इज देयर एनी कमर्शियल ट्रांजेक्शन हैपन्स या कुछ सक्सेस स्टोरी या इंडस्ट्री के साथ कुछ कोलैबोरेशन हुआ हो विथ रिस्पेक्ट टू दैट पेटेंटेड प्रोजेक्ट और रिसर्च? ऐसा कुछ एग्जांपल है अभी या? ऐसा एक दो पेटेंट में हमारे इंडस्ट्रीज के साथ बातें चल रही है, वो पेटेंट को कमर्शलाइज करने की, लेकिन वो अभी कन्वर्ट नहीं हुई है। ओके। कुछ पेटेंट्स का हम अभी एक दो इंडस्ट्री के साथ पूरा हमारा प्रेजेंटेशन हमने रेडी किया है, उसके साथ डिस्कस हो रहा है। और इवन हमने पूरा एक प्लेटफॉर्म बना के या एक ऐसा पूरा ड्राफ्ट बना के, ये डॉक्यूमेंट बना के, ओके। वी आर गोइंग टू प्लेस इट ऑन आवर वेबसाइट ऑल्सो, सो दैट whosoever आर इंटरेस्टेड दे कैन गो थ्रू दैट यस। एंड दे कैन कनेक्ट और अप्रोच अस कि भाई Yes. ये हमें टेक्नोलॉजी चाहिए। थ्रू दिस मीडियम आई जस्ट मैं वही बताना चाहूँगा कि भाई LM कॉलेज ऑफ फार्मेसी जिसका लीगेसी है सिंस 1947, रिसर्च है, IP पोर्टफोलियो है, तो इफ़ एनीबडी इज़ इंटरेस्टेड आइदर फ्रॉम द इवन LMCP के एल्यूमिनाई है या फिर दूसरे कोई इंडस्ट्री है, उनको अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन या रिसर्च सपोर्ट चाहिए, इवन दे आर इंटरेस्टेड टू commercialize any intellectual property which LMCP is holding, kindly connect with LMCP and they are happy to collaborate with that, या श्योर। right? So अभी स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट का डिफरेंस जैसे हमने देखा कि रिसर्च में जो डिफरेंस है, लेकिन ऐसे सेम वे स्टूडेंट जो पहले आते थे 10 साल 90s में और आज के जो स्टूडेंट्स हैं, उनमें आप क्या डिफरेंस देखते हो, पर्टिकुलरली फ्रॉम दैट क्रिएटिविटी, दैट इनोवेशंस, देयर पेशेंस, देयर पेशेंस और देयर कॉन्फिडेंस? सो विथ रिस्पेक्ट टू आपको क्या डिफरेंस आपको दिखता है कि जो 90s के जो स्टूडेंट्स थे और 90s में जो स्टूडेंट्स काम करते थे रिसर्च में और आज जो स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं? संजय भाई, मैं स्टूडेंट को स्टूडेंट के हिसाब से ही देखूंगा, अगर 90s के भी रहे या अभी के भी। लेकिन ये है कि उनको जो उस टाइम फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी या जो था, वो उस टाइम ऐसा था कि वो न अवेलेबल होने के कारण ऐसा था कि भाई नेसेसिटी इज़ मदर ऑफ इन्वेंशन। तो लोग कुछ अलग से सोचते थे, क्रिएटिव बनाने की करते थे। जैसे मैंने कहा कि हमारे पास ड्रग डिज़ाइनिंग का सॉफ्टवेयर नहीं था, तो भी फिर भी हमने वो कैसे टेक्नोलॉजी या वो बेसिक प्रिंसिपल कैसे अप्लाई किया जाए, हमने किया और उसका सक्सेस मिला। तो वो सोच उस टाइम करते थे, सोचते थे और निकलता था। अभी ऑलरेडी एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। यस। अब हमारे पास सब सॉफ्टवेयर भी है ड्रग डिज़ाइनिंग के, हाई एंड सॉफ्टवेयर है, हमारे पास साई फाइंडर है, एवरीथिंग इज़ देयर ऑन टिप ऑफ द कंप्यूटर के। आप उस पर बैठ जाओ और सब कुछ कर सकते हो। तो कहूँगा कि काफ़ी कुछ स्टूडेंट्स हैं ऐसे
जो कुछ क्रिएटिव सोचते हैं, नया करने की कोशिश करते भी हैं, लेकिन दैट डिफरेंस इज देयर। वहाँ जो क्रिएटिव अलग से सोचना जो हमें रिक्वायरमेंट है हाँ, और अभी ऑलरेडी है, और उसको यूज़ करना यस, और आगे बढ़ना, तो थोड़ा वो बहुत difference- जनरेशन डिफरेंस तो yes. आने वाला ही है। यस, लेकिन बीइंग टीचर ऑब्वियसली हमें ये हर एक जनरेशन से उसके किससे काम, कैसे काम करना और कैसे काम करवाना, Yes. वो हमें करना है, Yes. वो करते हैं। यस, डेफिनेटली। सो अभी मैं बात करूँगा आईपी पॉलिसी, राइट? तो एलएमसीपी या एआईसी एलएमसीपी में डू वी हैव अ डिफाइंड आईपी पॉलिसी? यस, वी डू हैव। हमारे जो मैनेजमेंट है अहमदाबाद एजुकेशन सोसाइटी, उनके द्वारा हमारी आईपी पॉलिसी, हर एक जो उनके अंडर में इंस्टीट्यूट्स है, आईपी पॉलिसी डिफाइन की हुई है। और दैट आईपी पॉलिसी इज देयर वेयर द इन्वेंटर का कितना रहेगा, उनके अंडर जो काम कर रहे हैं इंस्टीट्यूट को कितना रहेगा, वो पूरा कंप्लीट डेफिनेशन है, डिफाइंड है। ओके, तो आप उसको किस तरह से देखते हैं? मीन्स हाउ इट इज़ गोइंग टू हेल्प? और आप सोचते हैं कि भाई इस तरह का आईपी पॉलिसी हर एक ऐसे इंस्टीट्यूट में होना चाहिए, और क्यों होना चाहिए? मीन्स उसके क्या बेनिफिट्स है? होना ही चाहिए, मैं ये कहूँगा, क्योंकि आईपी पॉलिसी होने के कारण क्या है कि जो भी रिसर्चर, जो भी फैकल्टी रिसर्चर्स या जो रिसर्चर्स इन्वॉल्व है इसमें, तो यूजुअली ऐसा वो मान के रहता है कि हम जो भी रिसर्च करेंगे यहाँ, तो वो सब कुछ इंस्टीट्यूट को मिलने वाला है या मैनेजमेंट के पास जाने वाला यस, है। अगर ऐसी पॉलिसी उनको उनके पास है, तो दे हैव द क्लियर थॉट इन देयर माइंड कि भाई मुझे क्या मिलने वाला है, डेफिनेटली, तो वो मेजर जंग उनको ही मिलता है। यस, तो अगर वो क्लैरिटी है, तो जो भी कुछ कर रहा है, तो इंस्टीट्यूट को भी हमेशा वो पार्टनर बनाने की कोशिश करेगा और इंस्टीट्यूट को साथ में लेके ही चलेगा। यस, तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है। यस, यस। आईपी पॉलिसी होने की वजह से देर इज ऑलवेज ए क्लैरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी यस, बिटवीन जो रिसर्च पे काम कर रहा है, जो भी उसका फैकल्टी है और जो भी इंस्टीट्यूट है। तो कल उठ के अगर उसका कॉमर्शियलाइजेशन होता है, तो किसी को कोई डिस्प्यूट ना हो यस, कि भाई किसको कितना बेनिफिट मिलेगा और किसका क्या रोल रहेगा, राइट? डेफिनेटली। तो सर, अब ये बताएं कि जो भी स्टूडेंट्स हैं अभी जो पास आउट हो रहे हैं, राइट, कोई भी फैकल्टी से, कोई भी डोमेन से, तो वो अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को एज ए करियर देखे, तो उसमें क्या प्रॉमिसिंग आप देख रहे हो एज ए करियर? जैसे मैंने कहा कि अभी जिस तरह से इवन इंडियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इनोवेशन को बढ़ावा दे रही हैं, यस, या इन्वेंशन को भी बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं, दैट मीन्स रिसर्च एंड इनोवेशन इज गोइंग टू जंप लाइक एनीथिंग। या, और अगर जो जिस तरह से वो बढ़ावा होने वाला है, तो साथ में गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि भाई इनोवेशन और ये सब कर रहे हो, अगर आप उसको इंटेलेक्चुअली प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो, तो इट्स ऑफ नो यूज़। यस, पूरा वर्ल्ड के लिए वो खुला हो चुका है। तो अगर इनोवेशन इन्वेंशन आप जो भी कर रहे हो, उसको इंटेलेक्चुअली प्रोटेक्ट नहीं करोगे, तो उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। तो उसको करना बहुत ज़रूरी है। यस, तो जिस तरह से वो भी बढ़ रहा है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को अपना कैरियर बनाए हैं, उनके लिए भी ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यस, क्योंकि इसका जो मैं कहूँगा कि अपॉर्चुनिटीज़ और बिजनेस बहुत बढ़ने वाला है, और उसमें जिसको भी कैरियर भी बनाना है, तो बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं। यस, आई एम टोटली एग्री विद दैट, बिकॉज मेरा खुद का ही एग्जांपल है। लेकिन 2005 में जब आई स्टार्टेड माय जॉब इन पेटेंट, राइट, उस टाइम पे मुझे खुद को इतना पता नहीं था कि भाई पेटेंट में क्या करना है। ना इधर मेरे पास कोई गाइडेंस था या मेंटर था कि जिसने आईपी में काम किया हो, जो मुझे बता सके कि इसका फ्यूचर क्या है, राइट। बट आज की तारीख में इट इज़ वेरी वेरी क्लियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड कि भाई डाउन द लाइन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, इनोवेशंस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ने ही वाली है, राइट। सो देयर इज़ अ वेरी वेरी गुड स्कोप एज अ करियर टू डेवलप इनटू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, राइट। सो थैंक यू वेरी मच सर। तो सर, आप बताइए कि जो भी स्टार्टअप है आजकल, जो स्टार्टअप ट्रेंड चल रहा है, आइदर वो कुछ स्टूडेंट्स जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स आफ्टर डूइंग सम एक्सपीरियंस जॉब करके स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके साइड से क्या ऐसा एडवाइस रहेगा कि जो उनको सर्वाइव और ग्रोथ करने के लिए हेल्पफुल रहे? सो ऐसा क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे स्टार्टअप्स को, आजकल के जो स्टार्टअप्स हैं उनको? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो स्टार्टअप, जिसने स्टार्टअप के लिए सोचा है या स्टार्टअप उन्होंने रजिस्टर भी किया है, तो अगर वो कॉन्फिडेंट है कि मैंने जो आइडिया पे, मैं जिस आइडिया पे काम कर रहा हूँ,
तो उसने जब स्टार्टअप रजिस्टर किया होगा, पूरा मार्केट सर्वे भी किया ही होगा कि Yes. मेरा ये काम चलने वाला है आगे। तो पूरा आप उस स्टार्टअप के लिए फुल्ली कमिटेड रहिए, पैशन के साथ उसके पीछे लगे रहिए और आपका पूरा टाइम उसमें इन्वॉल्व कीजिए, आप इन्वेस्ट कीजिए, मैं ये कहूँगा। यस, अगर वो कमिटमेंट के साथ आप उसके पीछे लगे रहे तो 100% आपको आगे सक्सेस मिलना ही है। कुछ टाइम लग सकता है, कुछ आपको बीच में हिकअप्स भी आ सकते हैं, लेकिन अगर आपका आइडिया और के पीछे आप पूरे कॉन्फिडेंट हैं कि मेरा ये आइडिया अच्छा ही है और आपने उसको इवन उसका IPR लिया हुआ है यस, और आगे बढ़ रहे हैं, तो लोग ऑटोमेटिकली आपके साथ जुड़ते जाएंगे। प्रॉपर जो आपकी टीम चाहिए उसको आप उससे जोड़िए। आप अकेले आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यस, यू हैव टू मेक अ टीम। तो Yes. प्रॉपर आप टीम बनाइए और आगे बढ़िए, 100% आपको सक्सेस मिलना ही है। यस, डेफिनेटली, थैंक यू। और सर अब बात करेंगे आपके बारे में कि भी आपका ऐसा कोई एक रिकॉग्निशन या अवार्ड है जो आपको मिला है आप ड्यूरिंग योर टेन्योर या जर्नी, जिसको आप शेयर करना चाहोगे, जो आपके बहुत पर्सनली करीब है? संजय जी, मैं रिकग्निशन काफ़ी बेस्ट पेपर अवार्ड और इवन कुछ अवार्ड्स ऐसे हैं, लेकिन ये अवार्ड्स को मैं अवार्ड इसलिए उसका इतना महत्व नहीं देता क्योंकि जिस लाइन में अगर मैं हूँ, एकेडमिक और रिसर्च, यस, उसमें जो मुझे अगर कुछ आउटकम मिलता है तो उसको मैं अपना अवार्ड मानता हूँ। ओके, जिस तरह से मैं बेस्ट कहूँगा कि 2019 में LM कॉलेज ऑफ फार्मेसी में से जो जीपेट अपनी एग्ज़ाम होती है, वो जीपेट एग्ज़ाम में इंडिया लेवल की टॉपर अपने इंस्टीट्यूट से थी। ओके, सो दैट इज़ अवार्ड, आई कंसिडर दैट इज़ अवार्ड। अंकिता यवल करके जो थी वो वहाँ थी। काफ़ी फैकल्टीज जो हमारी टीम है, जहाँ स्टूडेंट्स जो भी कुछ रिकग्निशन लेके आते हैं इंस्टीट्यूट के लिए, जहाँ अवार्ड जीत के आते हैं, यस, तो वो मुझे बहुत खुशी देते हैं कि भाई ये एटलीस्ट इंस्टीट्यूट का नाम कहीं ना कहीं पूरे नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे भी जाता है। यस, तो वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हैं। राइट। सो जो भी इंडस्ट्री है, आइदर समझ लो कि फार्मास्यूटिकल है, हेल्थ केयर रिलेटेड है या मेडिकल रिलेटेड है, उनके लिए आप ऐसा क्या मैसेज देना चाहोगे विद रिस्पेक्ट टू कि भी आजकल जो ट्रेंड चल रहा है कि रिसर्च या इनोवेशन का, तो इंडस्ट्री के लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहोगे? इंडस्ट्री तो काफ़ी अच्छा कुछ कर ही रही है अपने, और उनके लिए तो कहना यानी बहुत बड़ी बात हो जाएगी मेरे, लेकिन इंडस्ट्री के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, जहाँ कुछ भी है, जहाँ इंडस्ट्री और एकेडेमिया के साथ जो भी कोलैबोरेशन होगा, आप डेवलप कंट्रीज में देखेंगे यस, तो जो भी नए इनोवेशन आए, नए इन्वेंशन हुए, कहीं ना कहीं बेस आप देखोगे तो इंस्टीट्यूट ही जुड़ी हुई होगी कहीं ना Yes. कहीं। तो वो इंडिया में क्यों नहीं हो सकता? हाँ, आप विश्वास रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, भाई कोई ना कोई इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ेंगे या करेंगे तो उसका आउटपुट आना ही है और अच्छा करने वाले ही हैं। तो इंडस्ट्री को एटलीस्ट, मैं तो समझता हूँ कि अभी ट्रेंड वो शुरू हुआ है, हाँ, काफ़ी लोग आ रहे हैं, सामने से आ रहे हैं और जुड़ रहे हैं, तो उसका अच्छा बेनिफिट फ्यूचर में होना ही है और होगा। यस, नहीं, डेफिनेटली डेवलप कंट्रीज़ को आप जैसे बोला कि भी वहाँ पे वो मॉडल बहुत ही सक्सेसफुल है। जी, जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी है, दे आर सेल्फ सस्टेनेबल, Yes. क्योंकि वो क्या करते हैं, वो रिसर्च करते हैं, उसको आईपी प्रोटेक्ट करते हैं, देन दे कोलैबोरेट द हैंड विद द इंडस्ट्री, राइट। और बहुत बार क्या होता है कि इंडस्ट्री उनको प्रॉब्लम देती है, जी, वो प्रॉब्लम को वो उस पे सॉल्व काम करते हैं, उसका आईपी जनरेट होता है, देन उसका मार्केट जनरेट होता है, तो जहाँ पे विन विन सिचुएशन क्रिएट होता है। डेफिनेटली जैसे आपने बोला कि अभी ये सिनेरियो इंडिया में स्टार्ट हुआ है, बट इट्स गोइंग टू बी देयर, राइट, कि यहाँ के इंस्टीट्यूट जो है वो भी सेल्फ सस्टेनेबल बनेंगे, एंड दैट इज मेनली बेस्ड ऑन देयर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बेस्ड ऑन देयर रिसर्च वर्क। और इस तरह से इंडस्ट्री का कोलैबोरेशन होना और रिसर्च को बढ़ावा मिलना एक इंस्टीट्यूट के पूरे माहौल को वाइब्रेंट बना देता है, यस, एंड दैट यू गेट अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपोजर, डिफरेंट काइंड ऑफ इवन स्टूडेंट्स देयर यस, वर्क ऑन दिस, तो बहुत अच्छा है। यस, डेफिनेटली। अगर कोई एक समझ लो कोई एक प्रोजेक्ट में से बहुत सक्सेस मिला और इट इज़ गिविंग टू द नेम, फेम एंड मनी टू द इंस्टीट्यूट, इट इज़ इम्पैक्टिंग ईच एंड एवरी पर्सन वो इज़ अटैच्ड विद दैट इंस्टीट्यूट, राइट। सबके लिए कोई प्राउड मोमेंट है, सबके लिए वो एक इंस्पिरेशन है, एक मोटिवेशन है टू वर्क हार्ड फॉर द इंस्टीट्यूट, राइट। सो अभी जैसे बोला कि भाई LMCP सिंस 1947,
तो उसका जो एल्यूमिनाई नेटवर्क है इट्स वेरी वेरी ह्यूज, spread across the world and across the globe, right? So how you are connected with that alumni network and how you are taking the benefit, or I can say the collaboration with that alumni network which is existing across the world. मैं कहूँगा कि एज अ टीम लीडर मुझे जो जवाबदारी दी गई है, तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि ऐसे इंस्टीट्यूट से साथ जुड़ा हूँ कि जहाँ एल्यूमिनाई नेटवर्क बहुत बड़ा है और Yes. इसकी लीगेसी है बहुत अच्छा। Yes. और खुशी इसलिए भी होती है कि बहुत सारे एल्यूमिनाई जो अक्रॉस द ग्लोब है उन्होंने बहुत अच्छा किया है, और जिसके कारण भी इवन इंस्टीट्यूट को एक नेम एंड फेम मिला है। Yes. जिस तरह से मैं कहूँगा कि जो एल्यूमिनाई जो हैं वो हमारे इंस्टीट्यूट के साथ काफ़ी अच्छी तरह से जुड़े हैं। आप जानते हैं कि एलएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी ऑटोनॉमस हुई है, Yes. तो ऑटोनॉमस होने के कारण हमारी गवर्निंग बॉडी है, हमारे एकेडमिक काउंसिल है, Yes. बोर्ड ऑफ स्टडीज़ हैं। तो गवर्निंग बोर्ड के हमने चेयरमैन ही पंकज भाई सर हैं, Yes. तो ही इज़ ऑल्सो अ प्राउड एलुमिनस और डिस्टिंग्विश्ड एलुमिनस ऑफ आवर इंस्टीट्यूट। Yes. तो इस तरह से इवन एकेडमिक काउंसिल में हमारे काफ़ी एल्यूमिनाई जो है इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं वो मेंबर हैं। बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में भी हमारे जो एल्यूमिनाई है वो उसमें जुड़े हुए हैं। तो अपना इनपुट बहुत अच्छी तरह से देते हैं, जिसे हम बहुत अच्छी तरह से वो इनपुट्स को लेके आगे कैसे अच्छा किया जाए तो वो Definitely. करते हैं। तो मैं ये कहता हूँ सिर्फ यहाँ के सिर्फ इंडियन ही नहीं, कुछ कमेटी में हमने जो अमेरिका में बैठे हैं हमारे एल्यूमिनाई, Yes. उनको भी हमने इन्वॉल्व किया है। उनके साथ ऑनलाइन कई बार मीटिंग्स होती हैं, तो वो भी इनपुट देते हैं Yes. और सपोर्ट करते हैं कि किस तरह से, और उनका भी मैं तो उनका कमिटमेंट एलएमसीपी के लिए देख के कई बार अचंभित रह जाता हूँ कि वो सामने से कहते हैं कि नहीं चावरे सर ये कीजिए, ये करिए, ये करना Yes. चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो मैं ऐसे ही कहता हूँ कि भाई आई फील प्राउड कि भाई रियली वी हैव दी एल्यूमिनाई नेटवर्क लाइक यस जो वो मैंने भी ये फील किया, ऑब्जर्व किया है, व्हेन वी गो आउटसाइड इंडिया और वहाँ पे अगर हमको कोई एल्यूमिनाई मिलता है तो उनका एक अटैचमेंट है ना, वो जो लोग यहाँ पे है उनसे बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और उनका एक्साइटमेंट और उसका मोटिवेशन और उनका कनेक्शन टावर्ड्स द एलएमसीपी इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। जी बिल्कुल बिल्कुल। सो सर अभी जस्ट बिफोर वी क्लोज द सेशन, आप फ्यूचर ऑफ फार्मेसी या फ्यूचर ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को आप कैसे देखते हैं इन इंडिया में इन कमिंग फ्यूचर्स? बहुत ब्राइट है, मैं तो ये कहूँगा। अभी ही हम ऐसे कहते हैं कि इंडिया इज़ अ फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। यस काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, और उसमें गुजरात इज़ अ फार्मेसी ऑफ इंडिया। यस तो काफ़ी कुछ कर रहे हैं। यस, टेक्नोलॉजी काफ़ी चेंजेस हो रही हैं, Yeah. बहुत ही चेंजेस आने वाले हैं, तो उसको अडेप्ट करते रहना पड़ेगा, और अडोप्शन करते जाएंगे तो हम जो वर्ल्ड जिस तरह से चल रहा है उससे ताल मिलाते रहेंगे और अच्छा कर पाएंगे। जैसे पर्सनलाइज मेडिसिन है, हाँ AI ड्रिवन डिस्कवरीज है, यस पेशेंट सेंट्रिक केयर है थ्रू डिजिटल इनोवेशन। यस ये ब्रॉड एरियाज हैं, वहाँ जो हम फ्यूचर देख पाते हैं कि भाई फ्यूचर इस डायरेक्शन में जाने वाला है, यस तो वो अडेप्ट करना चाहिए। हमने कर चुके हैं, हम यस कॉलेज में भी ये सब शुरू कर दिया है, Okay. सो दैट आगे जाके बच्चों को ये ना लगे कि हम कुछ नए वर्ल्ड में आ गए हैं। तो टेक्नोलॉजी भी एडेप्ट होती जा रही है और अच्छी तरह से कर पाएंगे सब लोग। ओके यस थैंक यू। सो विथ रिस्पेक्ट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंडिया में आज के सिनेरियो में आप क्या देखते हो? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मीन्स अवेयरनेस लेवल या एक्सेप्टेंस लेवल क्या है, और उसको फ्यूचर में आप कहाँ पे देखते हो? अवेयरनेस लेवल मैं ये नहीं कहूँगा कि फुल्ली अवेयर हो चुके हैं लोग, नहीं, लेकिन अवेयरनेस के लिए गवर्नमेंट बहुत अच्छे स्टेप्स ले चुकी है और ले रही है, और बढ़ेगा। अवेयरनेस बढ़ना चाहिए। तो अगर जैसे मैंने पहले भी कहा कि भाई अवेयरनेस आएगी, लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लेंगे, और उसका बेनिफिट ऑब्वियसली उनको खुद को तो होगा ही, यस सोसाइटी को भी होगा, Yes. और ऑन द कंट्ररी अपने देश को भी होगा, आगे जाके देश को भी होगा। ये और इसके लिए मैं ये कहूँगा कि देश ने बहुत अच्छी एक रोबस्ट अपनी लीगल फ्रेमवर्क भी बनाया हुआ है, जिसके कारण बहुत अच्छी तरह से हम IP प्रोटेक्शन ले पा रहे हैं। yes yes government is doing a lots of efforts to create awareness, to provide the supports जी through the startups policies and all across the India, right? जी। And it is definitely helping the all the researcher या students जो है उनको लिए, right? अब सर एक
लास्ट एडवाइस आप क्या देना चाहेंगे जो भी स्टूडेंट्स है, राइट, जो स्टूडेंट्स है जस्ट पास आउट हो रहे हैं और स्टार्टअप्स में कुछ एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या एक सिंगल एडवाइस देना चाहेंगे? फ्यूचर मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से कई लोगों ने भी कहा है कि भाई फार्मेसी इज़ अ नोबल फील्ड वेयर यू हैव द एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। यस, आप किसी के साथ जुड़ के भी काम कर सकते हो या खुद का भी आप अपना एंटरप्राइज कर सकते हो। तो उसके लिए ऑब्वियसली यू हैव टू हैव दी अ डिफरेंट थॉट प्रोसेस। आपको आउट ऑफ बॉक्स सोचना होगा, क्रिएटिव बनना होगा, तो ही आप कुछ इनोवेशन का बात सोचेंगे। अगर इनोवेशन है आपके ध्यान में, इनोवेटिव बन रहे हो, तो ऑब्वियसली आप कुछ नया आइडिया लेके आएंगे जिसको आप स्टार्टअप में कन्वर्ट करना चाहेंगे। यस, तो फार्मेसी फील्ड एक ऐसा फील्ड है जहाँ डिजीज़ आइडेंटिफिकेशन से लेके ये डिजीज़ क्यों हुआ वो उससे लेके फार्मेसी सेल्फ तक जहाँ पहुँचती है दवाई, हाँ, उसके बीच में बहुत बड़ा फील्ड है यस, जहाँ हर एक फील्ड में फार्मासिस्ट की ज़रूरत है और हर एक फील्ड में आप इनोवेशन कर सकते हैं। यस, तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है फार्मेसी फील्ड में, लेकिन उस तरफ का माइंडसेट आपके पास होना चाहिए और डिफरेंटली सोच, आउट ऑफ बॉक्स सोच लेके आप चलेंगे तो आप एंटरप्राइज करेंगे और स्टार्टअप के साथ आगे बढ़ने वाले ही हैं और अच्छा आपके लिए खुद के लिए भी कुछ करेंगे। You should not be always a job seeker. You Yes. should be a job creator also. yes, definitely. That's a very good thing. Don't be a job seeker, but try to become a job creator, right? Employment generator. And आपका जो भी पैशन है, राइट, आपका पैशन है उसको आप यूज़ कीजिए एंड क्रिएट ए एम्प्लॉयमेंट रादर देन बीइंग एन एम्प्लॉई। आज जो भी स्टूडेंट्स ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं उनके लिए जस्ट मैसेज है, मैसेज आप लेके जाना चाहोगे कि जो भी स्टार्टअप, जो भी आपके थॉट प्रोसेस है, जो भी आप सोच रहे हो उसको आप एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के कैसे ले जा सकते हो और उसके लिए क्या क्या सपोर्ट सिस्टम्स अवेलेबल है, इवन एट द LMCP और देयर आर सो मेनी अदर्स प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल जहाँ के थ्रू। मैं एक चीज़ यहाँ ऐड करना चाहूँगा संजय भाई कि कई बार अगर ये स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि सर हमको तो पता नहीं है क्या हो रहा है, एंटरप्रेन्योर क्या होता है या आइडिया क्या होता है, अगर ये भी नहीं है आपको लेकिन माइंड सब अगर है कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, तो भी आप एक IIC जो है आपके इंस्टीट्यूट लेवल पे आप जाइए। यस, कुछ जो फैकल्टी है जो कुछ अलग से सोचती है उनको मेंटर बनाइए, उनको बताइए कि मैं कुछ करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। यस, तो आपको आइडियाज़ देंगे, आपको मेंटर करेंगे, आगे ले जाएंगे, सो दैट वो आइडिया आप आगे जाके रियलाइज़ कर पाओगे। यस, तो ये भी करना चाहिए। yes. No, thank you very much, sir, for giving that advice particularly. And again, once again, thank you very much for being here and being a guest at the Simplify IP with Sanjay. थैंक यू And I'm very, very grateful for your time, sir. तो दोस्तों ये था आज का पॉडकास्ट एपिसोड ऑफ सिंप्लीफाई IP with संजय में विथ डॉक्टर महेश छाबरिया, अ प्रिंसिपल एट LM कॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो आज के पॉडकास्ट में हमने देखा कि भाई रिसर्च, एजुकेशन या उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का क्या रोल है, IP को अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो उसमें क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या प्रॉमिसिंग फ्यूचर है आगे, इंडस्ट्री एकेडमी का रिलेशन क्या है और उसको कैसे बेटर बनाया जा सकता है, एकेडमिक इंस्टीट्यूट है उसमें इनोवेशन का क्या रोल है, AIC, LMCP या LM कॉलेज ऑफ फार्मेसी में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या क्या सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है। तो अगर आप जानना चाहते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपके बिजनेस के लिए, आपके स्टार्टअप्स के लिए, तो काइंडली कनेक्ट विथ अस, काइंडली जुड़े रहे हमारे साथ एंड लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल सिंप्लीफाई IP with संजय।